रांची में रोबोट्स की जंग और हुनर का संगम। आईआईटी के फेस्ट में छात्रों ने दिखाया दम। यंत्र 26 का सफल समापन। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT रांची में आयोजित 3 दिवसीय टेक्नो कल्चरल रोबोटिक्स फेस्ट यंत्र 26 का गुरुवार को सफल समापन हुआ। संस्थान परिसर के BSNL ग्राउंड और खेलगांव में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए छात्रों ने अपनी तकनीकी प्रतिभा और इन्वेंशन का शानदार प्रदर्शन किया। इस फेस्ट का मुख्य उद्देश्य रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में नई सोच, तकनीकी दक्षता और कंपटीशन की भावना को युवाओं के बीच बढ़ावा देना रहा। फेस्ट के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। डेजर्ट डैश में IIIT रांची की टीम क्रू अल्फा विजेता रही, जबकि बिहारी बहुरानी उप विजेता बनी। रोबो सॉकर में कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की टेक्नो टाइटंस ने पहला स्थान हासिल किया, वहीं आंध्र प्रदेश की टीम रोबो टॉर्क दूसरे स्थान पर रही। विंग फ्यूरी में गोरखपुर की द फ्लाइंग प्रेडेटर और पाथफाइंडर में IIIT रांची की टीम प्लूटो ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता साबित करते हुए खिताबी जीत दर्ज की। फर्जी GST अधिकारी बन लूटे 20 लाख के जेवर। गिरिडीह के धनवार में फिल्मी अंदाज में लूट, कारीगर को उठाकर ले गए। गिरिडीह जिले के धनवार बाजार में दिन दहाड़े अपराधियों ने बेहद दुस्साहसिक तरीके से लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। बदमाश खुद को GST अधिकारी और पुलिसकर्मी बताकर नावाडीह स्टेट बैंक के समीप स्थित हरिहर साव की जेवर दुकान में घुसे। जांच के नाम पर करीब 20 लाख रुपए से अधिक के सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन से करीब आधा दर्जन अपराधी दुकान पर पहुंचे थे। इनमें कुछ युवक काले कोट पैंट में थे, जबकि एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में नजर आया। दुकान में प्रवेश करते ही उन्होंने रौब झाड़ते हुए खुद को अधिकारी बताया और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। झांसा देकर अलमारी खुलवाई, बैग में भरे जेवरात। अपराधियों ने दुकान के मुख्य कारीगर हरिहर साव को कागजात दिखाने के बहाने अपने झांसे में लिया और अलमारी खुलवाकर उसमें रखे जेवरात की जांच करने का नाटक किया। इसी दौरान उन्होंने चालाकी से महंगे आभूषण एक बैग में भर लिए। पूरी वारदात महज कुछ ही मिनटों में अंजाम दी गई। इसके बाद बदमाशों ने कारीगर को ये कहकर अपने साथ ले लिया कि आगे की पूछताछ के लिए उसे थाने चलना होगा। शक से बचने के लिए उन्होंने पूरी तरह अधिकारी जैसा व्यवहार किया और कारीगर को जबरन स्कॉर्पियो में बैठाकर फरार हो गए। बताया जाता है कि अपराधी उसे देवघर की ओर ले गए। देवीपुर स्थित एम्स के पास चलती गाड़ी से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। पुलिस जांच में जुटी, व्यापारियों में दहशत का माहौल। घटना के बाद घायल कारीगर ने स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही धनवार थाना पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिसमें संदिग्धों की गतिविधियां कैद होने की बात सामने आई है। स्कॉर्पियो वाहन की पहचान करने के साथ विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद धनवार समेत पूरे क्षेत्र में व्यापारियों में भय का माहौल है। BCCL में आश्रित नियोजन की मांग पर उबाल। धनबाद में जनता मजदूर संघ का सामूहिक उपवास, आंदोलन उग्र करने की चेतावनी। धनबाद में जनता मजदूर संघ ने BCCL के मृत श्रमिकों के आश्रितों को नियोजन देने की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर सामूहिक उपवास, सत्याग्रह और धरना शुरू किया। गुरुवार को बड़ी संख्या में संघ के नेता और कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि कोल इंडिया की बोर्ड बैठकों में श्रमिक हित में नीतियां तो बनती हैं, लेकिन वे केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में एक नियम बनाया गया था, जिसके तहत मृत श्रमिकों के आश्रितों को 86 दिनों के भीतर नए SOP के तहत नियोजन दिया जाना था। अभिषेक सिंह ने आरोप लगाया कि 2026 तक एक भी मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया है। उनके अनुसार वर्तमान में BCCL में लगभग 1400 से 1500 नियोजन के मामले लंबित हैं। उन्होंने BCCL प्रबंधन पर नियोजन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का आरोप लगाया। अभिषेक सिंह ने दावा किया कि इसी कारण पात्र आश्रितों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। अभिषेक सिंह ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कोयला उत्पादन ठप करने जैसे कड़े कदम भी उठाए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी BCCL प्रबंधन की होगी। धरना स्थल पर मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सरकार से हस्तक्षेप कर जल्द समाधान निकालने की मांग की। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक आश्रितों को न्याय नहीं मिलता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। लातेहार में 5 लाख के इनामी उग्रवादी ने किया सरेंडर। 20 साल से था सक्रिय, मुखिया से जमीन विवाद के कारण उठाया था हथियार। लातेहार में JJMP उग्रवादी संगठन के 5 लाख रुपए के इनामी सब जोनल कमांडर सुरेंद्र लोहरा उर्फ टाइगर उर्फ विनोद लोहरा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसने पलामू IG शैलेंद्र कुमार सिन्हा, SP कुमार गौरव और CRPF 11वीं बटालियन के कमांडेंट यादराम बुनकर के समक्ष ये कदम उठाया। आत्मसमर्पण के बाद अधिकारियों ने सुरेंद्र लोहरा को गुलदस्ता और माला पहनाकर स्वागत किया। उन्हें सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत 5 लाख रुपए का प्रतीकात्मक चेक भी सौंपा गया। सुरेंद्र लोहरा लगभग 20 वर्षों से विभिन्न नक्सली संगठनों में सक्रिय था। उसने बताया कि वर्ष 2005 में गांव के मुखिया मुर्तजा अंसारी के साथ जमीन विवाद के कारण वो नक्सली संगठन में शामिल हुआ था।
इसके बाद उसने विवादित जमीन पर कब्जा कर लिया और सुरेंद्र फिर संगठन से जुड़कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगा। वो वर्ष 2005 में भाकपा माओवादी संगठन से जुड़ा था। वर्ष 2011 में गिरफ्तारी के बाद वो जेल गया और 2021 में रिहा हुआ। इसके बाद 2023 में वो जेजेएमपी के पप्पू लोहरा के संपर्क में आकर फिर से संगठन में सक्रिय हो गया था। सरेंडर के दौरान सुरेंद्र लोहरा की पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे। उसने बताया कि उसके 4 बेटे और एक बेटी है, जिनमें 2 बेटों की शादी हो चुकी है। उसके खिलाफ लातेहार, हेरहंज और चंदवा थाना क्षेत्रों में कुल 8 मामले दर्ज हैं। इन मामलों में आर्म्स एक्ट और 17 CLA सहित कई गंभीर आरोप शामिल हैं। रामगढ़ में हाई वोल्टेज ड्रामा, वेतन वृद्धि की मांग पर अड़े मजदूर, अधिकारियों से तीखी झड़प और धक्का मुक्की। रामगढ़ जिले के पतरातू स्थित निर्माणाधीन पावर प्लांट में कार्यरत मजदूरों का आंदोलन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा, जिससे प्लांट का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। नई मजदूरी दर 2026 लागू करने की मांग को लेकर हजारों श्रमिकों ने प्लांट के मुख्य द्वार को पूरी तरह बंद कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण प्लांट के अंदर और बाहर की आवाजाही पूरी तरह बाधित रही, जिससे उत्पादन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य और निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुई है। प्रदर्शनकारी मजदूरों का आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद प्रबंधन द्वारा अब तक नई मजदूरी दर लागू नहीं की गई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आंदोलन के दौरान स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब कंपनी अधिकारियों के साथ वार्ता विफल रहने पर कुछ मजदूरों की अधिकारियों से धक्का मुक्की हो गई। श्रमिकों ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि जब तक नई मजदूरी दर पर कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक गेट जाम और प्रदर्शन जारी रहेगा। गिरिडीह में भीषण आगजनी, बड़ा हादसा टला। 4 मंजिला मकान की छत पर था स्टोर रूम, व्यस्त इलाके में मची अफरा तफरी। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के व्यस्त कालीबाड़ी चौक में गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 4 मंजिला मकान की छत पर बने स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। मकान मालिक पशुपतिनाथ टिबड़ेवाल के अनुसार उनका परिवार प्रथम तल पर रहता है, जबकि भूतल पर दुकान संचालित होती है। चौथे तल्ले की छत पर बने स्टोर रूम में कबाड़, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तार और पास में तेल से भरा जनरेटर रखा हुआ था। पड़ोसियों ने छत से धुआं उठते देखा और तत्काल सूचना दी। जब तक लोग छत पर पहुंचे तब तक आग पूरे स्टोर रूम को अपनी चपेट में ले चुकी थी। लपटें तेज हो चुकी थीं। दमकल ने आग पर पाया काबू। घटना के तुरंत बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। बाल्टियों और पाइप के सहारे पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने के कारण सफलता नहीं मिली। इसके बाद अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, क्योंकि स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और तार रखे थे। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच जारी है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दुमका में केंदुपत्ती तोड़ने वालों को बड़ी राहत, बढ़ी हुई दर से मिलेगा ज्यादा भुगतान। दुमका से एक राहत भरी खबर सामने आई है। संताल परगना प्रमंडल के केंदुपत्ती संग्राहककर्ताओं के लिए वर्ष 2026 को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित केंदुपत्ती सलाहकार समिति की बैठक में संग्रहण दर बढ़ाने पर सहमति बनी। इस फैसले से हजारों मजदूरों और वनाधारित आजीविका से जुड़े लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। बैठक के दौरान अधिकारियों और समिति सदस्यों ने मौजूदा परिस्थितियों पर विस्तृत चर्चा की। समीक्षा में सामने आया कि अब तक केंदुपत्ती का संग्रहण दर 1883 रुपए प्रति मानक बोरा निर्धारित था, लेकिन बढ़ती महंगाई, मजदूरी दर और अन्य खर्चों में लगातार वृद्धि के कारण ये दर पर्याप्त नहीं रह गई थी। संग्राहककर्ताओं के लिए इस दर पर काम करना मुश्किल होता जा रहा था। विस्तृत विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026 के लिए केंदुपत्ती संग्रहण की दर बढ़ाकर 2014 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी जाए। ये नई दर सरकारी और रैयती दोनों प्रकार की जमीनों पर लागू होगी। दर में इस वृद्धि को संग्राहककर्ताओं के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन हजारों परिवारों पर पड़ेगा जिनकी आजीविका केंदुपत्ती संग्रहण पर निर्भर है। दर बढ़ने से उनकी आय में सीधी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों के लिए ये निर्णय आर्थिक संबल प्रदान करेगा। केंदुपत्ती संग्रहण संताल परगना क्षेत्र में रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दर बढ़ने से न केवल मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि इससे पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूती मिलेगी। स्थानीय बाजारों में क्रय शक्ति बढ़ेगी और छोटे व्यवसायों को भी लाभ मिलेगा। इस निर्णय से केंदुपत्ती से जुड़े रोजगार के अवसर भी और सुदृढ़ होंगे। बेहतर भुगतान मिलने से अधिक लोग इस कार्य में जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। इससे वनाधारक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पलायन जैसी समस्याओं को कम करने में भी मदद मिल सकती है। आज से नियमित ट्रेन के रूप में चलेगी धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन को 2-2 महीने का दिया जा रहा था अवधि विस्तार। रोजाना होगी संचालित। धनबाद से भुवनेश्वर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन 3 साल 7 महीने 8 दिन बाद गुरुवार 2 अप्रैल से नियमित एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। समय और स्टॉपेज पहले की तरह रहेंगे। 18403 भुवनेश्वर धनबाद हर दिन भुवनेश्वर से रात 8:25 में खुलकर अगले दिन 11 बजे धनबाद पहुंचेगी। वहीं 18404 धनबाद भुवनेश्वर हर दिन धनबाद से शाम 4 बजे खुलकर अगली सुबह 8:15 भुवनेश्वर पहुंचेगी।
ये ट्रेन 23 अगस्त 2022 से स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही है। तब से 02832/02831 भुवनेश्वर धनबाद भुवनेश्वर स्पेशल को 2-2 महीने का अवधि विस्तार दिया जाता रहा। नियमित ट्रेन में जनरल की 4, स्लीपर की 8, 3 AC की 3 और 2 AC की 1 बोगी होगी। ट्रेन के नियमित होने पर स्पेशल की तुलना में स्लीपर का किराया 120 रुपए, 3 AC का 330 रुपए किराया होगा। जमशेदपुर में महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 43 पुड़िया ब्राउन शुगर और 6,000 रुपए नगद बरामद। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 43 पुड़िया ब्राउन शुगर और करीब 6,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस को 1 अप्रैल की रात गुप्त सूचना मिली थी कि दोमुहानी पुल के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर CCR DSP के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर 1 महिला और 3 युवकों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय थे। हाल ही में इनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे नशीले पदार्थ बेचते हुए दिखाई दे रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भारती केवट 40, विशाल केवट 20, ऋषु साहू 29 और कुमार बहादुर 32 के रूप में हुई है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के संबंध में गुरुवार को CCR DSP मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि शहर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 27 लाख की अवैध कमाई कर रही गोड्डा पुलिस। गेरुआ नदी से हर दिन निकाला जा रहा 150 डंपर अवैध बालू। विधायक प्रदीप यादव का आरोप। गोड्डा के पथरगामा अंचल की गेरुआ नदी में जारी अवैध बालू खनन को लेकर सियासत गर्मा गई है। पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा DC को पत्र लिखकर जिले के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि पिछले 6 महीनों से गेरुआ नदी के विभिन्न घाटों से बड़े पैमाने पर अवैध बालू उठाव हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे खेल में स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, जिससे कानून व्यवस्था और खनन नियंत्रण व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक ने पत्र में आरोप लगाया है कि अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी निभाने वाले ही इसमें संलिप्त हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रति डंपर या हाईवा 18,500 रुपए की वसूली की जा रही है। इसके बदले बालू माफियाओं को निर्बाध खनन की छूट दी जा रही है। विधायक के अनुसार प्रतिदिन करीब 150 डंपर बालू की ढुलाई कर रहे हैं, जिससे रोजाना लगभग 27,75,000 रुपए की अवैध वसूली हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में ये राशि करोड़ों से बढ़कर अरबों तक पहुंचने की आशंका है। यही कारण है कि जिला खनन टास्क फोर्स और अनुमंडल स्तर की टीमें कार्रवाई करने से बच रही हैं। विधायक ने चेताया कि अनियंत्रित खनन से गेरुआ नदी और आसपास का पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सनातन घाट से सिमरिया चकवा घाट तक स्थिति गंभीर बनी हुई है। नदी से अत्यधिक बालू निकासी के कारण आसपास के गांवों का जलस्तर तेजी से गिरा है। खेतों की नमी खत्म हो रही है। सिंचाई के प्राकृतिक स्रोत सूखते जा रहे हैं। इससे किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। विधायक ने प्रशासन से तत्काल अवैध खनन पर रोक लगाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। स्वयं सहायता समूह में पैसे हड़पने का आरोप। बोकारो में महिला ने संचालिका पर मारपीट का केस दर्ज कराया। बोकारो में एक महिला स्वयं सहायता समूह की संचालिका पर समूह की सदस्य के पैसे हड़पने और मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने माराफारी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये मामला बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर चौक झोपड़ी कॉलोनी का है। पीड़िता ममता देवी पति जितेंद्र सिंह ने माराफारी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ममता देवी के अनुसार उन्होंने अपने मोहल्ले की कुछ महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे एक स्वयं सहायता समूह कमेटी में नियमित रूप से पैसे जमा किए थे। समय पूरा होने पर जब हिसाब किताब किया गया तो उन्हें उनकी पूरी जमा राशि नहीं लौटाई गई। ममता देवी का आरोप है कि जब उन्होंने अपने पैसे की मांग की तो सुशीला देवी, लक्ष्मी देवी और गीता देवी सहित अन्य महिलाओं ने उनके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। सुशीला देवी के पति द्वारा भी उन्हें लगातार फोन पर धमकी दी जा रही है, जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया था। ममता देवी के अनुसार 19 मार्च को भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस में शिकायत न करने की धमकी दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने साहस दिखाते हुए थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया। इस मामले में थाना प्रभारी मोहम्मद आजाद खान ने बताया कि शिकायत प्राप्त होते ही जांच शुरू कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में जूते चप्पल की दुकान पर फायरिंग। देर रात 2 राउंड फायरिंग, बाल बाल बचे लोग। 3 माह में चौथी घटना से दहशत। जामताड़ा जिले के मेहजाम थाना क्षेत्र में देर रात जूते चप्पल की एक दुकान पर हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। कांगोई फाटक के समीप शास्त्री नगर स्थित इस दुकान पर बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। फायरिंग दुकान के मुख्य गेट पर लगे शीशे पर की गई, जिससे शीशा चकनाचूर हो गया और गोलियां आर पार निकल गईं। घटना के समय दुकान में दुकानदार का भतीजा और कुछ स्टाफ मौजूद थे, लेकिन संयोगवश किसी को गोली नहीं लगी। जिले में 3 माह के भीतर गोलीबारी की ये चौथी घटना है। दुकानदार ने जताई हैरानी, लोग घरों में दुबके। दुकान मालिक राजू प्रसाद ने बताया कि वे घटना से करीब 10 मिनट पहले रात 8:40 पर किसी काम से बाजार निकले थे और 8:50 पर गोलीबारी की घटना हुई। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, इसके बावजूद इस तरह की घटना होना चौंकाने वाला है। वहीं परिजनों ने आशंका जताई कि मोहल्ले के कुछ लोग उनसे जलन रखते हैं, जिसके कारण इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है।
घटना के बाद से परिवार के सदस्यों और दुकान में मौजूद कर्मियों के बीच भय का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग अपने अपने घरों में छिप गए। घटना की सूचना मिलते ही मेहिजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लगोरी और नगर प्रभाग निरीक्षक अब्दुल रहमान सहित अन्य अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। देवघर पुलिस में बड़ा फेरबदल, एसपी ने 17 अधिकारियों को किया इधर से उधर, जाने कौन गए। देवघर जिले में विधि व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत 17 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग का मानना है कि इस व्यापक तबादला पोस्टिंग से थानों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। एसपी ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का सख्त निर्देश दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार एसआई सालो हेम्ब्रम को पालाजोरी से हटाकर मोहनपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं एसआई प्रशांत कुमार 1 को एसपी कार्यालय से देवीपुर थाना, एसआई संदीप कुमार को सारवा थाना और एसआई विपिन कुमार को चित्रा थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह एसआई मनोरंजन महतो को बुढ़ई, एसआई मोतीराम देवगम को पथरड्डा ओपी और एसआई संजय कुमार 1 को पालाजोरी थाना प्रभारी बनाया गया है। एसआई दिलीप मुंडा अब नगर थाना से हटकर यातायात थाना प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। बोकारो का कुख्यात अपराधी शाहनवाज हुसैन गिरफ्तार, रंगदारी व पत्नी पर हमले के आरोप में पकड़ा गया। लंबा रहा है आपराधिक इतिहास। बोकारो पुलिस ने कुख्यात अपराधी शाहनवाज हुसैन को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। वो पिछले कुछ समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ रंगदारी सहित कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार शाहनवाज ने फरहत नाज नामक महिला से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस घटना के बाद से ही वो पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था। इसी बीच एक और गंभीर मामला सामने आया जब उसकी पत्नी शाहीन परवीन ने माराफारी थाना में अपने पति के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई। शाहीन ने आरोप लगाया कि शाहनवाज ने उन्हें जान से मारने की नीयत से हमला किया, लगातार प्रताड़ित किया और पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी भी कर ली। मुख्यालय डीएसपी अनिमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों मामलों में अलग अलग प्राथमिकता दर्ज की गई है और जांच जारी है। पुलिस ने शाहनवाज हुसैन के साथ उसके एक साले को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से एक मोबाइल फोन और एक ग्रैंड विटारा कार बरामद की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शाहनवाज हुसैन का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और वो कई बार जेल जा चुका है। हाल ही में वो जमानत पर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद उसने फिर से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। गुमला में रसोई गैस संकट, उपभोक्ताओं ने किया सड़क जाम। गुमला सिमडेगा मुख्य मार्ग 1 घंटे तक रहा बंद, वाहनों की लगी लंबी कतार। गुमला में रसोई गैस की कमी से परेशान उपभोक्ताओं ने गुरुवार को पालकोट रोड पर प्रदर्शन किया। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने गुमला सिमडेगा मुख्य मार्ग को दोपहर करीब 1 घंटे तक अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि वे 1 सप्ताह से गैस की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का प्रभाव गैस आपूर्ति पर पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन और गैस एजेंसियों का दावा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। उनका कहना है कि युद्ध की स्थिति के कारण लोग घबरा गए हैं, जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। गैस बुकिंग केंद्रों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोगों की शिकायत है कि पहले बुकिंग तुरंत हो जाती थी, लेकिन अब बुकिंग नंबर प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 25 दिन का बॉन्डिंग टाइम निर्धारित किया है, जिसका अर्थ है कि एक बार गैस लेने के बाद उपभोक्ता निर्धारित अवधि तक दूसरा सिलेंडर नहीं ले सकते। हालांकि कई उपभोक्ताओं को इस निर्धारित समय सीमा से अधिक बीत जाने के बावजूद गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। झारखंड के सांसद नलिन सोरेन को मिला अंतर्राष्ट्रीय मंच, भारत फिलीपीन संबंधों को देंगे नई धार। दुमका लोकसभा क्षेत्र के सांसद नलिन सोरेन को भारत फिलीपीन संसदीय मैत्री समूह का सदस्य बनाया गया है, जो उनके राजनीतिक करियर की एक बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि मानी जा रही है। इस नियुक्ति को पूरे संथाल परगना क्षेत्र के लिए गर्व और सम्मान की बात कहा जा रहा है, जिससे उनके समर्थकों और क्षेत्र की जनता में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सांसद सोरेन ने इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए कहा कि ये उनके लिए न केवल सम्मान है, बल्कि एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी भी है, जिसे वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। सांसद नलिन सोरेन ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि वे अब तक झारखंड और संथाल परगना के ज्वलंत मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी क्षेत्र के हितों को प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिलेगा। उनका मानना है कि इस नए दायित्व से क्षेत्र की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूत होगी। साथ ही वे भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और संवाद को और अधिक बेहतर बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।